हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, रायबरेली। लखनऊ विश्वविद्यालय ने जब अखबारों में यह नोटिस दी कि वह 23 मार्च के आसपास से परीक्षाएं करवाएगा अपनी, तो स्वाभाविक सी बात है विद्यार्थियों के बीच में परीक्षा को लेकर के बेचैनी बढ़ी हुई है। वे लगातार इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि उनकी परीक्षाएं कब से होंगी, वे परीक्षाएं कैसे देंगे, उनकी तैयारी कितनी है। इस तरह की तमाम बातें विद्यार्थियों के दिमाग में घूमना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बेचैनी से ज़्यादा आवश्यकता है आपको पढ़ने की। बार बार ये सवाल आपके दिमाग में जो आ रहा है कि परीक्षा हमारी कब से होगी, कब से नहीं होगी, अरे अब क्या होगा, तो ये सब सोचने की बजाय अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आधे घंटे 1 घंटे मेहनत करके, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप अपनी बेचैनी दूर करें, अपने सिलेबस को समझें और सिलेबस के हिसाब से पढ़ें लिखें। जितना पढ़ें उतना लिखें भी। हमारे विद्यार्थी प्रायः ये गलती करते हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं। पहली बात तो पढ़ते भी कम हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लिखते बहुत कम हैं। ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। जितना आप पढ़ाई करें उतनी ही आप लिखाई करें। अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं दिन भर में, तो 3 घंटे आपकी लेखनी भी चलनी चाहिए। कब चलनी चाहिए? एग्ज़ाम के कम से कम 60 दिन पहले से यह है प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जानी चाहिए। 60 दिन के पहले आपने जो कुछ पढ़ा है, अब उसे सिर्फ 3 घंटे रिवाइज करना है और बाकी 3 घंटे आपको लिखना है। या 4 घंटे पढ़ना है, रिवाइज करना है पीछे जो आपने पढ़ा है, और 4 घंटे आपको लिखना है। इस तरह अगर आप करते या आगे करेंगे तो फियर ऑफ एग्जामिनेशन आपके दिलो दिमाग में कभी नहीं आएगा। खैर, इस तरह की बातें हम अगली वीडियो में आपसे करेंगे। एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा हर क्लास के लिए, बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकेंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, ये सब के लिए। उसका नाम होगा एग्ज़ाम स्पेशल। उस एग्ज़ाम स्पेशल में मैं इस तरह की कुछ आपको सलाह दूंगा जो आपके मेंटल टेरर को, जो आपके ऊपर परीक्षा का भय सवार है, एक आतंक बना है परीक्षा की, एक बेचैनी बना दी है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ये मैं एग्ज़ाम स्पेशल जो क्लास होगी हर क्लास के लिए, उसमें डिटेल में आपसे बात करूंगा। फिर उसी एग्ज़ाम स्पेशल के ही नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह करके प्रत्येक क्लास के लिए जितना संभव हो सकेगा मैंने टारगेट कर रखा है। फ़िलहाल बीए फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों पेपर, यानी फर्स्ट पेपर पर भी मैं एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से क्लासेस लूँगा। सेकंड पेपर आपका जो कविता वाला है उस पर भी एग्ज़ाम स्पेशल के नाम से मैं क्लासेस लूँगा, और पर डे आपको 2 या 3 क्लासेस मिलेंगी, ताकि आपके एग्ज़ाम के आने के पहले पहले, जिस दिन आपका हिंदी का पेपर हो उसके पहले पहले आपको 15 से 18 क्लासेस मिल जाएं, और इतनी पहले मिल जाएं कि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें, लिख सकें, समझ सकें। और ये हमारी सारी क्लासेस एग्जैक्ट बिल्कुल हूबहू वैसी ही होंगी जैसा कि आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जितना लिखना है सिर्फ उतना ही। तो ये मैं एग्ज़ाम स्पेशल जो हमारी क्लास होगी, जो वीडियो आएगी, उसमें हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फिलहाल आप बेचैनी अपनी बंद कीजिए। जितना आप बेचैन हो रहे हैं उतना ही मन अपनी पढ़ाई में लगाइए। ये भूल जाइए कि एग्ज़ाम भी होना है, वो तो होगा ही। आप बेचैन रहेंगे तो भी होगा, और नहीं बेचैन रहेंगे तो भी होगा। तो जो चीज़ होनी ही है उसके लिए बेचैनी फिर क्या है ना। मौत का एक दिन मुतमईन है यारों, फिर भी रात भर नींद क्यों नहीं आती। ये बहुत मशहूर शेर है। तो आप आराम से जी भर के पढ़िए और जी भर के सोइए। जी भर के सोएंगे तो जम के पढ़ेंगे भी। आज की जो वीडियो है मैं उस पर मुख्य रूप से बात करना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से हम किस प्रकार से देखें। अभी तक आपने उसे अध्ययन अध्यापन के दृष्टिकोण से देखा था, लेकिन आज मैं उसे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ कि हम उसमें कौन सी ट्रिक अपना सकते हैं उस सिलेबस को लेकर के,
कि हमें परीक्षा में आसानी हो जाए। हमें जो भय है, हमें जो सिलेबस को लेकर के जो एक बेचैनी है, जो डर है, वो दूर हो सके। और ये डर और बेचैनी फर्स्ट पेपर में ज़्यादा है, जिसमें हमारे कबीर, सूर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसी और मीराबाई हैं। इस पेपर में विद्यार्थियों को भय कम लग रहा है, क्योंकि पीछे से ही क्लास 5th 6 से ही आप इस सब के बारे में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो ये आपके परिचित जैसे हैं। लेकिन जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह वास्तव में एक कठिन प्रश्न पत्र है, और इस पर क्वेश्चन लिखना, प्रेजेंटेशन में जैसा मैंने देखा कि वो अच्छी तरीके से बहुत कम बच्चे बोल पाए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर परीक्षा के दृष्टिकोण से क्वेश्चंस लिखना, 2.5 पेज के, 2 पेज के एक सवाल लिखना, 15 नंबर का मान लीजिए सवाल आ गया तो जाहिर सी बात है कि 3 पेज से कम तो किसी दशा में हमें उसे नहीं लिखना है। 10 नंबर का सवाल आ गया तो 2 पेज का लिखना है, 5 नंबर का सवाल आ गया तो 1 पेज का लिखना है। ये सब हम डिटेल में बात करेंगे एग्जाम स्पेशल वाली वीडियो में, कि किस में कितना लिखना है, कितनी शब्द लिखने हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो सब तमाम चीज़ें हम एग्जाम स्पेशल वाली क्लास में आपसे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे सिर्फ ये कि आपका जो सिलेबस है उसे हम परीक्षा के लिहाज से अगर देखते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर पे चलते हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले प्रोफेसर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे रीतिकाल तक ही रखा। आगे तक रखते तो सिलेबस से बहुत ज़्यादा हो जाता, रीतिकाल से भी कम रख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी इतना अभ्यस्त नहीं है इतिहास, साहित्य के इतिहास को पढ़ने और समझने के लिए। लेकिन जब तक साहित्य के इतिहास को हम नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, किसी भी भाषा के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम उसके मूल मंतव्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास रख करके लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार क्यों है? होता क्या है कि जब हमें फोड़ा हो जाता है तो बाबा तुलसीदास जी की एक चौपाई है बड़ी प्रसिद्ध कि शिशु तन व्रण जब होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। कहने का तात्पर्य तुलसीदास के ये है, बाबा जी के, कि एक बच्चे के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है, शिशु तन व्रण, व्रण माने फोड़ा, जब होई गोसाई। गोसाई कहते हैं कि जब, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उसे ले जाती है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, और क्या कहती है, शिशुतन व्रण जब होए गोसाई, माँ तू चिराव कठिन की नाई। वो माता जो अपने बच्चे को किसी की उंगली के स्पर्श से भी उसे डांटने लगती है कि तूने मेरे बच्चे को छू कैसे लिया, ऐसे इस अंदाज में हैं, और कोई मार दे तो लड़ जाती है माताएं हमारी। लेकिन उसी बच्चे को जब फोड़ा हो जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब चक्कू छुरी अपनी क्रियाएं निकालिए, शल्य क्रिया कर दीजिए, इसका फोड़ा फाड़ दीजिए, दबाइए, इसके मवाद को निकाल दीजिए। बच्चा चिल्लाता है, माँ को अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चा बहुत चिल्लाएगा, लेकिन माँ को ये बात ज़्यादा मालूम है कि बच्चे का ये थोड़ा सा चिल्लाना उसके आगामी जीवन के लिए बहुत बेहतर है, वरना ये फोड़ा उसके लिए नासूर का काम करेगा, कैंसर बन सकता है और उसके जीवन पर बन सकती है, इसके जीवन की बात आ सकती है। इसलिए वो माता जो उसको इतना प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है, अपने आप से हजारों गुना ज़्यादा अपने बच्चे को चाहती है, वो माँ डॉक्टर से कहती है कि इसको आप ठीक कर दीजिए, और बच्चा बहुत रोता चिल्लाता है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने बिल्कुल उसी तरह से हमें सुधारने के लिए कार्य किया है। हमें कष्ट होगा, लेकिन आगे चल के हमारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर इस साहित्य के इतिहास को हम वास्तव में बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 2 साल में भी पढ़ लें तो हमारे लिए, आगे के जीवन के लिए ये बहुत ही बेहतर है। क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, वो चाहे यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम आप दे रहे हों आईएएस और आईपीएस बनने के लिए, चाहे प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, जब तक इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को, तब तक आपका चयन किसी दशा में नहीं हो सकता है। मैं लाखों करोड़ों रुपए की शर्त लगा करके ये बात आपसे कह रहा हूँ।
तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो किया है वो हमारे हित के लिए किया है। कठिन है, लेकिन इस कठिन तो वही ना, डर के आगे जीत है। डर तो है, कठिन तो है, लेकिन आगे फिर परचम आपका ही, झंडे आपके ही लहरेंगे, सरकार आपकी ही बनेगी। तो ये जो पेपर है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें 4 इकाई है। अब इस चारों इकाई का जो सिलेबस है, ये तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, आपने तो किताबों में देखा ही होगा इसको। हम पढ़ा रहे थे तो भी आपने देखा होगा कि कितना कठिन है। जब ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी या ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक एक शब्द पर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, कहिए कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एक शब्द पर एक पूरी क्लास ही चली गई है। क्या करें, हमारे सामने समस्या है। हम आपको सिर्फ एग्ज़ाम में पास करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि अगर आपको कभी पढ़ाना पड़ जाए तो आप क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से सीखेंगे आप ये सब। तो मैं हमेशा अपनी पढ़ाई के दौरान ये ध्यान रखता हूँ कि हमारा विद्यार्थी हमारे सामने जो बैठा है वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो उसे मैं ऐसा पढ़ाऊँ, पूरे दिल से, पूरे दिमाग लगा करके अपनी अंतरात्मा से उसे बताऊँ और पढ़ाऊँ कि वह जब क्लास में जाए पढ़ाने के लिए एक टीचर प्रोफेसर की हैसियत से अपने आगामी जीवन में, तो पूरे विश्वास के साथ वो क्लास को पढ़ाए, बच्चों को पूरी ज्ञान के साथ अपनी बात बताए और बच्चे प्रसन्न हो कि वाह क्या टीचर है भाई, कितना अच्छे पढ़ाते हैं। तो चलिए हम अपने विषय पर आते हैं। तो देखिए जो इकाई 1 है, इसमें बता दूं मैं आपको कि सिलेबस में क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सिलेबस निर्धारित किया है, उसमें क्या क्या है। आप किसी जी नोट्स पर, आप किसी गेस्ट पेपर पर, आप किसी गाइड के ऊपर मत जाइए, बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कोई गेस्ट पेपर खरीदा होगा। उसका कुछ भी नाम हो सकता है, उसका तो कुछ भी नाम हो सकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ गाइड्स का। आप भूल जाइए कि आपने 60-70 रुपये उसमें खर्च किया है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे पढ़ेंगे, इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। भूल जाइए कि आपने ख़रीदा है वो। ये सब बात मैं आपको एग्ज़ाम स्पेशल में करूँगा कि कैसे भूलना है, आपको क्या रणनीति अपनानी है। अभी नहीं, अभी उस क्लास का इंतज़ार कीजिए आप। तो इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है, हमको जिस प्रकार से अर्जुन ने चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाया था, जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा अन्य लोगों से कि तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सब ने बताया मुझे पेड़ दिखाई पड़ रहा है, आसमान दिखाई पड़ रहा है, डाल दिखाई पड़ रही है। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, तुम निशाना मत लगाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं। अर्जुन से पूछा बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बोले चिड़िया की आंख। बोले शाबाश बेटा, निशाना मारो, तुम असली धनुर्धर हो, तुम ही मेरे शिष्य हो। तो सिलेबस जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है, तो हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। कोई गेस्ट पेपर क्या छाप रहा है, कोई गाइड क्या छाप रही है, इस पर फोकस आप करेंगे। वो सब देखिए, वो सब वाणिज्य के लिए करते हैं, अपना कॉमर्स, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, कि लाखों प्रतियां हमारी बिक जाएं और जेब में हमारे पैसा आ जाए और एक 50 लाख की गाड़ी खरीद के मैं घूमूं और आप फेल हो गए, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित पाठ्यक्रम जारी किया है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इकाई 1 आपकी जो है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है, सिर्फ वो। फिर दूसरा टॉपिक है काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह से किन किन लोगों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किस प्रकार से किया। फिर तीसरा टॉपिक है सिलेबस में हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, उसका नामकरण अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से किया, आप सर्टिफाई करेंगे। आचार्य शुक्ल ने उसे ये कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे ये कहा, ग्रियर्सन ने उसे ये कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे ये कहा। तो इस तरह से चीज़ें, नामकरण। फिर प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, कौन कौन सी विशेष बातें आदिकाल में हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रवृत्तियाँ का मतलब कौन कौन सी विशेष बातें हमें दिखाई पड़ती हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 3 प्रकार के साहित्य हैं इकाई 1 में, नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है और रासो साहित्य है। इतना सिलेबस है इकाई 1 में। अब एक विद्यार्थी होने के नाते, एक बेहतर विद्यार्थी, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी, उत्तम विद्यार्थी, बेस्ट स्टूडेंट होने के नाते आपका ये परम दायित्व है, दिस इज योर ड्यूटी, कि आपको यह पूरा सिलेबस A to Z आपकी समझ में आना चाहिए।
आपकी मेमोरी में होना चाहिए, आपको इसे लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 चीज़ें होनी चाहिए, आपकी मेमोरी में हो, आपने इसे पूरा समझा और पढ़ा हो, और इसके लिखने की आपको प्रैक्टिस हो। अगर इतना है तो आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, ये मान के चलिए। नंबर 1 आपके कम आ जाएंगे, आज कोई बात नहीं है, लेकिन कल जो बड़ी परीक्षाएं होंगी जो आपके जीवन के कैरियर को निर्धारित करेंगी, वहाँ आप अर्जुन साबित होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ेगी, और फिर चिड़िया की आँख में निशान लगाना ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो परिस्थितियों के वशीभूत होकर के उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें? क्या वे पूरा इकाई 1 में जितना मैंने बताया उतना पूरा पढ़ें? उतना पूरा अगर पढ़ने की क्षमता होती तो वो बेस्ट स्टूडेंट हो जाते। लेकिन हो सकता है कोई बीमार हो गया हो, किसी के माता पिता बीमार हो गए हों, घर में कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति ऐसी आफत आ गई हो कि वो ठीक से पढ़ ना पा रहे हों। इस प्रकार की तमाम विपत्तियाँ आती रहती हैं हर व्यक्ति के जीवन में। तो ऐसे विद्यार्थी क्या करें? तो ऐसे विद्यार्थी क्या करें कि इकाई 1 में मैं बता रहा हूँ कि वो क्या पढ़ें। इतना पढ़ लेंगे तो पासिंग मार्क उनको आराम से मिल जाएगा, हो सकता है उनको अच्छा नंबर भी मिल जाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उतना वो पढ़ें। अच्छा, पढ़ें कैसे? फिर अब ये सवाल आता है कि किताबों में तो जो लिखा है उसको पढ़ना तो बड़ा कठिन काम है, कैसे पढ़ें? जो गेस्ट पेपर आ रहे हैं उसको पढ़ना उससे भी ज़्यादा कठिन काम है, क्या कैसे पढ़ें? तो आप चिंता न करें, ईश्वर चाहेगा, ऊपर वाले की कृपा ऐसे बनी रहेगी तो मैं उस पर 100% वीडियोस बनाऊंगा। आप उसे केवल अगर 4-6 बार सुन लेंगे, जिस प्रकार से आप गाने सुनते हैं ना तो आपको याद हो जाते हैं। आपने सुना एक बार राह चलते झलक दिखला जा, आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाता है। क्यों प्रिंट हो जाता है? इसलिए कि आपका मन उसमें रम जाता है, आप उससे अपने आप को संबंध स्थापित कर लेते हैं, अपना संबंध उससे बना लेते हैं। इसलिए तो अपना संबंध इससे बनाइए जो मैं पढ़ाऊँ। तो कुछ मत करिए, कान में लगा लीजिए, दुनियादारी से दूर हो जाइए और वो वीडियो आप सुनते रहिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप 4-6 बार सुन लेंगे किसी एक चीज़ को, 10 बार सुन लेंगे एक चीज़ को, और उसकी हेडिंग केवल 2-4 बार आप लिख लेंगे, तो विश्वास मानिए मेरा, एग्ज़ाम में आप बहुत कॉन्फिडेंटली बैठेंगे। आपको वो सब मेरी बातें याद आएंगी कि सर ने ऐसा बताया था, ऐसा बताया था, ऐसा बताया था। आप कितना भी भूलेंगे तो इतना ज़रूर लिख देंगे कि एग्जामिनर आपको इतना नंबर ज़रूर दे दे कि आप संतुष्ट हो जाएं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? देखिए, इकाई 1 में आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं पढ़ाऊँगा, श्योर पढ़ाऊँगा मैं, ठीक, कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वैसा पढ़ाऊँगा। दूसरा आप टॉपिक पढ़ें इसमें आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, उसकी विशेषताएँ क्या रही हैं। और फिर आप तीसरे टॉपिक के अंतर्गत वो तीनों धाराएं पढ़ें। कौन धाराएं? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य। बस इतना पढ़ें आप इकाई 1 में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ लें, आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ लें, नाथ, सिद्ध और रासो साहित्य, इतना पढ़ लें आप। आपका, अगर आप इस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, मैं बीमार हो गया या पिताजी माताजी बीमार हो गए, घर में कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति आ गई, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पूरा समय इसे पढ़ा है, वो तो पूरा पढ़ें, 100% पढ़ें। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सामने कोई मजबूरी या दिक्कत है, वे इतना पढ़ लेंगे, मेरी क्लास ले लेंगे, तो आप वास्तव में एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इकाई नंबर 2 पर। इकाई नंबर 2 में हम पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित किया है। ये कहते हैं भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में कि जब भक्तिकाल शुरू हुआ तो उस समय इतिहास में क्या चल रहा था। इतिहास में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थितियाँ किस प्रकार थी, ये इस बारे में बात कर रहा है। भक्तिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। फिर पूछ रहा है भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर कह रहा है कि प्रमुख निर्गुण संत कवि और उनका योगदान। फिर कह रहा है प्रमुख सूफी कवि और उनका योगदान। फिर कह रहा है सूफी काव्यधारा की सामान्य विशेषताएं। तो अच्छे विद्यार्थियों,
मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप 100% पूरा पढ़ें। अच्छे विद्यार्थी के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, वो जितना पढ़ ले उतना कम है। राजा और विद्यार्थी अगर करे संतोष तो क्या होता है, प्रतिदिन घटे धन विद्या का कोष। राजा और विद्यार्थी को कभी संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो पढ़ लिया, बहुत पर्याप्त है। अगर आपके दिमाग में कभी ये आ गया कि मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है तो सच मानिए आपका डिमोशन शुरू हो जाएगा। मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया तनख्वाह मिल रही है, लेकिन विश्वास करिए कि मैं प्रतिदिन 4, 5, 6 घंटे, छुट्टियों में तो कहिए मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। आज भी शौक़ होता है पढ़ने का, लगन लग जाती है पढ़ने की। ठीक, तो अच्छे विद्यार्थी सब कुछ पढ़ें, लेकिन वही विद्यार्थी जिनके सामने कुछ मजबूरियां हैं वो इसमें क्या क्या पढ़ें। वो इसमें सबसे पहले पढ़ें भक्तिकाल की प्रवृत्तियां, यानी भक्तिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर वे पढ़ लें निर्गुण जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि कौन है। कबीर हो गए हैं, नानक हो गए, रैदास हो गए। अभी मैं डिटेल में उसको आगे पढ़ा रहा हूँ और मैं एग्जाम स्पेशल में सारी क्लासेस लूँगा। तो भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ लें, प्रमुख निर्गुण संत कवि जो हैं उनको पढ़ लें, मुश्किल से 3 कवि भी अगर आपने पढ़ लिया, मैं कहता हूँ अगर 2 भी पढ़ लिया आपने और 2 को ही लिख दिया आपने तो बेहतर नंबर आपको मिलेगा। तो भक्तिकाल प्रवृत्तियाँ पढ़ लीजिए, निर्गुण कवि पढ़ लीजिए 2 या 3, और सूफी काव्य की विशेषताएं पढ़ लीजिए, यानी उसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, सूफी कविता में क्या क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, किन लोगों ने कहा है। ये आपको 4 क्वेश्चन केवल पढ़ने हैं, ये आपके एग्जाम के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम इकाई नंबर 3 पर। इकाई नंबर 3 भक्तिकाल की ही है। भक्तिकाल को 2 इकाइयों में बांट दिया गया है। इकाई नंबर 3 देखिए, इकाई नंबर 1 में निर्गुण काव्य की बातें थी, ठीक, और इकाई 2 में सगुण काव्य की बातें, इकाई 3 में सगुण काव्य की बातें। इकाई 3 का जो पहला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, वो पहला है भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा, यानी भक्तिकाल की जो सगुण काव्य धारा थी उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको बताना है राम भक्ति शाखा, फिर कृष्ण भक्ति शाखा, फिर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख काव्य ग्रंथ। ये डिटेल सिलेबस है उसका। तो अच्छे जो विद्यार्थी हैं वो पूरा पढ़ें, मन लगा करके पूरा याद करें। लेकिन जिनके सामने कुछ विपत्ति आपत्ति है वो क्या करें, तो वो इसमें क्या कर सकते हैं, वो इसमें केवल 3 चीज़ पढ़ें। पहला वो पढ़ना है कि सगुण काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, दूसरा वो पढ़ना है कि राम भक्ति कैसी होती है, और तीसरा पढ़ना है कृष्ण भक्ति कैसी होती है। कैसी होने का मतलब क्या, कि राम भक्ति में कौन कौन से कवि आते हैं और कृष्ण भक्ति में कौन कौन से कवि आते हैं। इससे ऊपर आपने पढ़ा कि निर्गुण कवि में कौन कौन से कवि आएंगे, सगुण में कौन कौन से आएंगे, तो इससे निर्गुण में कौन कौन से आएंगे, उस तरह से राम भक्ति में कौन कौन से आएंगे और कृष्ण भक्ति में कौन कौन से कवि आएंगे। इतना आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये सूचना सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिनके सामने पढ़ाई लिखाई को लेकर के तमाम प्रकार की मजबूरियाँ हैं और दिक्कतें। अब चलते हैं इकाई नंबर 4 पर। ये अंतिम इकाई है, ये रीतिकाल के लिए है। सिलेबस में है क्या, रीतिकाल की काल सीमा और नामकरण, फिर है लक्षण ग्रंथों की परंपरा, फिर है रीतिकालीन काव्य धाराएं, ये 3 हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। प्रवृत्तियां, प्रतिनिधि रचनाकार और विशेषताएं। तो फिर से वही बात, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पढ़ने का पूरा मौका है वे पूरा पढ़ें, उनके लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम है वो क्या पढ़ें इसमें से, वे इसमें से केवल 2 चीज़ पढ़ें। पहला सवाल ये पढ़ना है कि रीति काव्य की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या हैं, और दूसरा जो काव्य धाराएं हैं 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये छोटा छोटा है, वो छोटा छोटा है, मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप सुनेंगे तो देखेंगे, ये लंबा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। रीतिबद्ध पढ़ लें, रीति सिद्ध पढ़ लें, रीति मुक्त पढ़ लें, एक चीज़ ये पढ़ लें, और रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं, इतना पढ़ लेंगे अगर विद्यार्थी हमारे जो क्लास नहीं कर पाए हैं, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वे पढ़ सकें, तो ऐसे विद्यार्थी अगर इतना पढ़ लेंगे
तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पेपर है जिसको लेकर के विद्यार्थियों के बीच में थोड़ा सा बेचैनी है, वो बेचैनी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पेपर पर। दूसरा पेपर का जो नाम है वो है भक्तिकालीन हिंदी काव्य। इसमें भी 4 यूनिट हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें व्याख्या आएगी और आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और समीक्षात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास में व्याख्या आने की संभावना नहीं है इस पेपर में, लेकिन व्याख्या आएगी, जरूर आएगी। अब चलिए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लखनऊ विश्वविद्यालय इसका सिलेबस क्या है। इकाई 1, तो इकाई 1 में कबीरदास जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं और सूरदास जी हैं। इनके काव्यांशों की व्याख्याएं आएंगी। इकाई 1 से क्या आएगा? कबीर, सूर और जायसी, इनकी व्याख्याएं आएंगी। तो जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, समय है उनके पास पढ़ने का, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो वे तो पूरा का पूरा पढ़ें। जितनी भी व्याख्याएं इसमें हैं वे सारी व्याख्याएं पढ़ें, सबके अर्थ समझें, पंक्तियों को स्मरण रखें, कठिन शब्दों को याद रखें, कहाँ अलंकारों का प्रयोग किया गया है, कहाँ रीतियों का प्रयोग किया गया है, कहाँ शैलियों का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस है, ये सारी बातें आप उसमें लिखें। ये सारी बातें मैं डिटेल में आपको एग्जाम स्पेशल वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक, तो कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास के निर्धारित काव्यांशों की संबंधित व्याख्याएं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके रिसोर्सेज नहीं है, जो किसी प्रकार की दिक्कत में, वो इसमें क्या पढ़ें? तो इसमें केवल 2 चीज़ पढ़ें, कबीर को पढ़ें और जायसी को पढ़ें। कबीर के कुछ दोहों की व्याख्याएं पढ़ लें और मलिक मोहम्मद जायसी का आप जानते हैं बहुत लंबा नहीं है, छोटा है, तो इनको आप पढ़ लें मोटा मोटा। इन दोनों से व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी और आप व्याख्याएं आसानी से कर लेंगे। तो कबीर को पढ़ें और मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ें। मैं एग्जाम स्पेशल जो क्लास लूँगा इसकी सेकंड पेपर की, उसमें मैं व्याख्याएं तीनों कवियों की आपको पढ़ाऊंगा। जो तीनों कवियों की प्रमुख व्याख्याएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एग्जाम में आए या ना आए, मैं इससे सरोकार नहीं है मेरा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है जो मैं बताऊं उसमें से कुछ एग्जाम में ना आए, तो इसका ब्लेम हमारे ऊपर मत कीजिएगा कि सर आपने तो बताया था लेकिन एग्जाम में नहीं आया। तो एग्जाम का पेपर मैंने तो बनाया नहीं है, और अगर मैंने बनाया हुआ था तो कोई आपको बताता मैं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, वो नहीं है, वो सब गोपनीय होता है। खैर, अब हम इकाई नंबर 2 पर आते हैं। इकाई नंबर 2 में क्या है? इसमें 2 कवि हैं केवल, तुलसीदास और मीरा। इनसे संबंधित आपको व्याख्याएं पूछी जाएंगी। तो जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वे पूरा पढ़ें, मीराबाई का पूरा व्याख्या पढ़ें और तुलसीदास की व्याख्या पढ़ें। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सामने कोई समस्या है, वो केवल इन दोनों में से किसी एक को पढ़ लें, चाहे जो आपको आसान लगे। तुलसीदास आसान लगे तो तुलसीदास की आप व्याख्या पढ़ लीजिए, मीरा आसान लगे तो मीरा की व्याख्या पढ़ लीजिए। अब ये अलग अलग मूड पर डिपेंड करता है कि किसको कौन सा आसान लगेगा। वैसे मीराबाई जहाँ तक मैं समझता हूँ तुलसीदास की अपेक्षा आसान है। तुलसीदास देखने में बड़े आसान हैं लेकिन पढ़ने में बड़े कठिन हैं। आप ये जान लीजिए, आप रामचरितमानस का पाठ करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो आपको लगता है कि आसान काम है, लेकिन आप किसी दिन एक कविता उठाइए तुलसीदास की, एक चौपाइए, और ज़रा उसका अर्थ निकाल के देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने पानी में। तो मीराबाई तुलसीदास की अपेक्षा आसान है, आप मीराबाई को चूज कर सकते हैं। ऊपर आप कबीर और जायसी को चूज कर लीजिए और नीचे आप चूज कर लीजिए मीराबाई को। इन 3 लोगों की व्याख्याएं आप पढ़ लेंगे तो जो ये 5 लोग हैं, इन 5 में ये 3 की व्याख्याएं पढ़ेंगे तो पेपर में आसानी से अपना आप काम कर पाएंगे। ठीक है, अब इकाई नंबर 3 में क्या है? इकाई नंबर 3 में कबीर, जायसी और सूरदास पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। 15-15 नंबर के सवाल आ सकते हैं। हो सकता है कि 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक छोटा सवाल 5 नंबर का, एक बड़ा सवाल 10 नंबर का पूछ लिया जाए। तो हमारे जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे सारे सवाल इस पर तैयार करेंगे, कबीर पर भी, जायसी पर भी और सूरदास पर भी। लेकिन जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके सामने कोई दिक्कत है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो देखिए, ऊपर आपने कबीर और जायसी पर व्याख्या पढ़ ली है। ठीक, यहाँ क्या करें? यहाँ अब चूँकि व्याख्याएं आपने जो पढ़ी हैं तो उसमें कुछ पंक्तियाँ आपको अपने आप स्मरण हो जाएंगी, अपने आप याद आ जाएंगी। तो इन्हीं से संबंधित आप सवाल भी तैयार करें यहाँ, यानी कबीर और जायसी पर आप अपने प्रश्न तैयार करें। कितने प्रश्न तैयार करें भाई? देखिए, कम से कम
कम से कम 2 प्रश्न आप तैयार करें। 2 प्रश्न कबीर पर और 2 प्रश्न जायसी पर। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 5-5, 6-6 पढ़ें, लेकिन जिनके सामने कोई दिक्कत है उन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि वे कबीर पर और डिटेल्ड ये विस्तृत उत्तरीय सवाल आप पढ़ेंगे। छोटे छोटे सवाल नहीं कि 2 लाइन का सवाल पढ़ लिया और सर ने तो बताया था कि 2 लाइन का सवाल पढ़ो, नहीं। जो डिटेल्ड आंसर हैं, जो विस्तृत उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल हैं, वो 2 सवाल आप कबीर पर और 2 सवाल आप मलिक मोहम्मद जायसी पर। वे 2 सवाल आप कौन से होंगे ये मैं आपको बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। मैं प्रत्येक पर 3-3 या 4-4 सवाल आपको पढ़ाऊंगा और आप उन्हें पढ़ेंगे और सुनेंगे। ठीक, तो इकाई 3 में आप कबीर ले लीजिए और मलिक मोहम्मद जायसी। क्यों ले लीजिए? क्योंकि ऊपर आपने इनकी व्याख्याएं ली हैं, तो इनकी व्याख्याएं लेंगे तो तमाम चीज़ें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। अगर प्रश्न इनके बारे में कुछ ऐसा आ गया कि आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, तो व्याख्याएं इतनी आपने पढ़ी हैं कि पन्ना भर का आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, और अगर पेज आपने भर दिया 1-2 तो नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, अब आते हैं इकाई नंबर 4 पर। इसमें है तुलसी और मीरा। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर जिसको आपने व्याख्या के लिए लिया होगा, अगर मीरा को चूज किया होगा तो मीरा पर प्रश्न आप तैयार कर लें, अगर तुलसी को चूज किया हो तो तुलसी पर कोई 2 सवाल आप तैयार कर लें, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनके पास पढ़ने के पूरा समय है, पूरी सुविधा है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वे तुलसी, कबीर, जायसी, सूर सबको तैयार करें। उनमें किसी को भी उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगेगा वाह क्या मज़ा आ गई यार, मैंने बीए फर्स्ट ईयर में चीज़ें पढ़ ली थी। और जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें। मैं कहता हूँ आप एक सवाल केवल पढ़ें 1 दिन में, 2 दिन में, लेकिन उस सवाल को ऐसा पढ़ें कि 20 साल तक आपके उस ज़हन में रहे, वो कभी आपको भूले ना। जैसे आपको आपका घर, आपकी गलियाँ, आपके रिश्तेदार आपको कभी नहीं भूलते हैं। अगर आप उनको 1 किलोमीटर से भी देख लें तो आप पहचान जाएंगे कि हमारे फूफा जी आ रहे हैं, मेरे मामा हैं, मेरे नाना हैं, है ना। तो उसी तरह से कैसे नहीं भूलते हैं, क्योंकि आप उनसे इतना बार मिल चुके हैं, इतना बार याद कर चुके हैं उनको कि आप उन्हें भूल नहीं सकते हैं। कुछ वैसा ही आप इन प्रश्नों के साथ करिए। तो मैं समझता हूँ कि ये 4 इकाई से आपको सवाल पूछे जाएंगे और एक व्याख्या पूछ ली जाएगी, तो इस तरह से 5 हो जाएंगे और 15 × 5 = 75, और 75 नंबर का आपका ये सवाल हो जाएगा। और अगर आपने 2-2, 3-3 सब पर तैयार कर लिए तो आप आसानी समझ सकते हैं कि पेपर आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं पूरा वादा कर रहा हूँ आपसे कि दोनों पेपर पर मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेस लूँगा। उनमें मैं वही नोट्स आपको दूंगा जो आप जाकर के सीधे एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा और आपका बेड़ा बहुत अच्छे से पार हो जाएगा। तो हमने आज चर्चा की कि आपका जो सिलेबस है उसे हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देखें। तो इस विषय पर मैंने चर्चा की। ये वीडियो 33-34 मिनट की हो गई है, लेकिन लंबा समय अगर किसी अच्छे काम के लिए किया जाए तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें अगर 2 घंटे भी बैठ करके कहीं से सोने की बारिश हो रही हो और ये कहा जाए भाई 2 घंटे बैठो, यहाँ ज्ञान की बारिश होगी, यहाँ सोने की बारिश होगी, यहाँ तो हीरे बरसेंगे, तो 2 घंटे क्या लोग 2 साल तक इंतजार कर सकते हैं। समय लंबा है, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल धैर्य से, सावधानी से और तनाव मुक्त होकर के आप पढ़ें। विश्वास माने, तनाव मुक्त होकर के पढ़िए। भूल जाइए एग्जाम है आपका। बस प्रतिदिन आप, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो 8 घंटे से कम का एवरेज आपका नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और एक बेहतर से उत्कृष्ट विद्यार्थी बनना चाहते हैं, तो इट शुड बी 10 आवर्स। बीए फर्स्ट ईयर में 10 आवर्स, बीए सेकेंड ईयर में 11 आवर्स और बीए थर्ड ईयर में 12 आवर्स। बस फिर 1-2 साल में नौकरियां आपके चरण चूमने लगेंगी। आपको नौकरियों के पीछे नहीं भागना है, नौकरियां आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगी कि मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो, मुझे ज्वाइन कर लो। अब तो हम ऐसे विद्यार्थियों को जानते भी हों शायद जो 4-4, 5-5 नौकरियां अभी इसी 2-3 सालों में उन्होंने की, 1 महीने 2 महीने की और उनको रिजाइन कर दिया और अगली परीक्षा की वे तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियोज़ का।
अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आभारी हूँ मैं अपने सभी विद्यार्थियों का कि हमारी क्लासेस को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें लिखते हैं, याद करते हैं। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खूब पढ़ें, जमकर पढ़ें। नमस्कार।